देख रहे हैं आज तक, पिक्चर अभी बाकी है। ये बात राजस्थान के लिए हो रही है। अशोक गहलोत ने मीडिया को बुलाकर विधायकों के हुजूम के सामने बहुमत का दावा तो कर दिया है, लेकिन इस वक्त भी वहां पर हलचल है। इससे पहले कि हम आपका सामना उस बहस से कराएं जिसमें टक्कर में संबित पात्रा और पवन खेड़ा आमने सामने होंगे, बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सचिन पायलट ने सुलह की खबरों पर कहा है कि समझौते के लिए मैंने कोई भी शर्त नहीं रखी है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि कुछ शर्त वो रख रहे थे, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसी के साथ उन्हें अध्यक्ष बरकरार रखा जाए राजस्थान सरकार प्रदेश में, लेकिन इन सब के बीच उनका खंडन आया। इस बीच आपको बता दें जयपुर होटल में रखे गए हैं कांग्रेस के एमएलए, और ये वही होटल है जिस पर आयकर का छापा अभी भी चल रहा है। लगभग सुबह से ही अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी हो रही थी। बताया जाता है इस होटल का मालिक वैभव गहलोत के दोस्त हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बहस की शुरुआत के पहले जल्दी से आपको लिए चलते हैं। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, वैभव गहलोत के दोस्त का होटल, इस होटल पर लगातार घंटों से आयकर की छापेमारी, इसी होटल में तमाम विधायक और अशोक गहलोत भी हैं। क्या चल रहा है वहां? देखिए, अशोक गहलोत के लिए सबसे सुरक्षित होटल है तो यही है। हमने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से एक किलानुमा होटल है, जिसके बारे में वो अगर जूम करें हमारे कैमरामैन तो आपको खिड़कियों से विधायक दिख रहे हैं। ये विधायक जो आ रहे हैं बाहर का नजारा देख रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। इन कमरों में कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 102 विधायक हैं, लेकिन सचिन पायलट का गुट अभी भी दावा कर रहा है कि हमारे पास 30 के आसपास संख्या है। गहलोत सरकार अल्पमत में है। अब सचिन पायलट ये कैसे दावा कर रहे हैं, कितने विधायक हैं और नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि हमारे पास सरकार है। यहाँ पर 102 विधायकों को लाकर रखा गया। अब यहाँ से क्या होगा? अब इंतजार कर रहे हैं कि या तो सचिन पायलट के साथ के विधायक यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ पर अगर इनके पास 102 की संख्या वाकई है तो राज्यपाल के सामने परेड करेंगे, राज्यपाल से कहेंगे कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात तो सचिन पायलट ने साफ कर दी अंजना, कोई बातचीत नहीं चल रही है किसी भी आला कमान से। पुलिस वाले भी दिख रहे हैं शरद, जूम इन करने पर पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, मतलब सुरक्षा के हर बंदोबस्त किए गए हैं। ये बताता है कि पिक्चर अभी बाकी है। जी, आपको मीनारों के अंदर पुलिस वाले दिख जाएंगे, कमरों के अंदर विधायक दिख जाएंगे। ये चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से पुलिस का पारा, जिस तरह से विधायकों के एक एक विधायक को यहाँ पर दो पुलिस की गाड़ियां लेकर आई है, तो समझा जा सकता है अंजना कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस सुरक्षा में विधायकों को लाया गया। अब सवाल उठता है कि जब इस तरह सुरक्षा में विधायकों को लाया गया है तो सरकार कब तक बचेगी, कब तक एक एक विधायक के पीछे पुलिस वाले खड़े रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि अब अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं अगर बहुमत में है और इस तरह से पुलिस के साये में विधायकों को रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। सब कुछ अभी अशोक गहलोत जो तस्वीरें दिखा रहे थे मुख्यमंत्री निवास के अंदर, वो एक अर्ध सत्य अभी तक सामने आया है। सचिन पायलट जब तक सामने नहीं आते हैं उनके पास कितने विधायक हैं, तस्वीरें साफ नहीं होने जा रही है। कांग्रेस सरकार पर एक संकट बना हुआ है और ये अब अशोक गहलोत की पूरा दारोमदार ये है कि सचिन पायलट का अगला मूव क्या है। क्या वो बीजेपी के साथ जाते हैं? अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनता है? अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तो वसुंधरा राजे मेरे साथ आएंगी, क्योंकि वो किसी और को मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगी बीजेपी में। तो ये आज जो कहानी शुरू हुई है अंजना, ये लंबी जाएगी, ये कल खत्म नहीं होने वाली है। मोर्चा खोल दिए हैं सचिन पायलट, अब उनके मुंह खोलने पर सब कुछ डिपेंड करता है। वो जब मुंह खोलेंगे और राज्यपाल को कहेंगे कि हम समर्थन वापस लेते हैं, तभी राज्यपाल कहेंगे कि फ्लोर पे आप टेस्ट कराइए। अमित मालवीय भले ही ट्वीट कर रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन साबित करे, लेकिन पहले सचिन पायलट को समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को देनी पड़ेगी और तभी राज्यपाल कहेंगे कि आप अपना समर्थन दिखाइए। यानी अब सचिन पायलट के पाले में गेंद डालकर यहाँ चैन की नींद सोने के लिए 5 स्टार होटल में कांग्रेसी आ गए हैं। अब सचिन पायलट को आगे का पत्ता चल रहा है, मुझे दिखाना है कि कितना स्ट्रेंथ है, क्या करेंगे। अगर समर्थन वापस लेते हैं तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, या सरकार गिरा के चुनाव कराने के मूड में है? अभी वो कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, ये पक्का है। अब बीजेपी में नहीं जा रहे हैं आपके पास मैं लौटूंगी। ये फेयरमाउंट होटल आप देख रहे हैं, यही वो होटल है जो वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे, जिन्हें जोधपुर से इस बार
टिकट मिला था लेकिन वो जीत ना सके, हार गए। ये उनके दोस्त का होटल है। ये किला इस वक्त सुरक्षित रख रहा है अशोक गहलोत के खेमे के विधायकों को। 102 का दावा, 109 का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इसी होटल में अभी विधायकों को रखा गया है और इनकम टैक्स की टीम भी यहीं पर है जो सीआरपीएफ की निगरानी में इस वक्त भी इनकम टैक्स के छापे मार रही है। यह फेयरमाउंट होटल आप देख रहे हैं, यह है आलम इस वक्त हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण राज्य में सियासी तूफान का। इसे रेगिस्तान का तूफान कह लीजिए। हमारे सहयोगी बता रहे हैं ग्राउंड से कि अभी तूफान थमा नहीं है। ये जो आप शांति देख रहे हैं और पुलिस की निगरानी देख रहे हैं, इन सब के बीच आगे की कहानी में कुछ फेरबदल हो सकता है। ये देखिए शीशे के पीछे से झांकते विधायक, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इन तस्वीरों के बिना पर हम चर्चा आगे लिए चलेंगे कि क्या ये तूफान खत्म हुआ है आगे के 3 सालों के लिए। दिसंबर 2018 में सरकार बनी थी अशोक गहलोत की। अगले 3 साल में क्या ये किला उनका सुरक्षित रहेगा? क्या ये तूफान रेगिस्तान का खत्म हुआ है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा और पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज सुबह से कैसे हलचल रही, आधी रात की वो कश्मकश जिसमें लगे रहे मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बचानी थी, लेकिन सुबह से ही पूरा सस्पेंस ऊपर नीचे होता रहा और आखिरकार उन्होंने 102 विधायकों का साथ दिखा दिया। 101 ही है जादुई आंकड़ा, लेकिन पिक्चर बाकी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आत्मनिर्भर हो गए। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक में 102 विधायकों का साथ मिला और दावा था कि 7 विधायक निजी कारणों से आ नहीं पाए, लेकिन साथ हैं। यानी गहलोत सरकार को कुल 109 विधायकों का समर्थन है। 109 विधायकों के समर्थन के दावे के साथ इस एमएलए परेड के बाद गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई में राउंड 1 अशोक गहलोत के नाम हुआ। इन नारों के बीच दोपहर बाद यह सुनिश्चित हो गया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार सुरक्षित है। ये रात भर के सेव सरकार पर गहलोत मंथन का नतीजा था। आधी रात तक प्लानिंग चली, आज सुबह कई बार सस्पेंस बना, फिर जाकर नतीजा निकला। सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं? नहीं। कितने विधायक हैं वहाँ? ये तो वो बताएं कितने हैं, लेकिन उनके पास विधायक बहुत कम है। कितनी संख्या? हमारी मेजोरिटी पूरी है। हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी को जितनी जरूरत है सरकार के लिए, सब विधायक मौजूद है और सारे साथी आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। 100 के आसपास हो गए, बाकी को और विधायक आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सरकार बच जाएगी? 100%। इन तमाम दावों पर भारी थी एक खामोशी। अपने दिल्ली वाले कैनिंग लेन घर पर मौजूद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी वाली खामोशी। इधर कांग्रेस पार्टी संभालने में लगी थी। सचिन को उस पार लांग कर जाने से रोकने की कवायद तेज थी। दिल्ली वाली टीम बात तो मीडिया से कर रही थी, लेकिन मनाने में लगी थी अपने विमान के रूठे पायलट को। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। वो ये भी बताते रहे कि सभी पार्टी के सीनियर सचिन पायलट से बात कर रहे हैं। अनदेखी का आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। इसी दरमियान कंफ्यूजन ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी दफ्तर से एक बार सचिन के पोस्टर्स हटवाने के बाद फिर से लगवाने लगी। लगे हाथ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को भी खरीद फरोख्त पर घेर रही थी। संदेश था कि बीजेपी बहकाएगी, झांसे में ना आना। मैं सचिन पायलट जी हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक हो, उन सबसे कहूंगा मौका है
मोदी और अमित शाह के बहकावे में मत आओ। पैसा सब कुछ नहीं है, स्वाभिमान शौर्य और जिस जनता ने वोट दिया वो सब कुछ है। वक्त भी तो निकला जा रहा था। जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक व्हिप जारी करके सुबह 11 बजे बुलाई गई थी, वो टालते टालते 2 बज गए थे। सरकार बनाने के लिए राजस्थान में चाहिए 200 में से 101 विधायकों का साथ। निर्दलियों और कुछ पार्टियों के साथ कांग्रेस 125 विधायकों के साथ का दावा कर रही थी, और उधर दिल्ली में बैठे सचिन पायलट भी 20 से ज्यादा विधायकों के साथ का दावा कर रहे थे। लेकिन फिर कठपुतली डांस के लोकप्रिय खेल के लिए जाने वाले राजस्थान में पर्दा उठने लगा। 109 विधायकों के साथ का मतलब था अशोक गहलोत सिकंदर। इस बीच खबर आई कि सचिन पायलट को अपना विमान दिल्ली से जयपुर के लिए मोड़ने को कांग्रेस आला कमान ने कहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे बात कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सचिन सुलह के बदले में अपने 4 करीबियों को मंत्री बनाना चाहते हैं। वो उनके खाते में गृह और वित्त मंत्रालय भी चाहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का आश्वासन भी। अब देखना है कि लौटकर सचिन जयपुर को आते हैं तो किस मिजाज से, और गहलोत क्या रेगिस्तान के इस तूफान से अपने कार्यकाल के बचे हुए 3 साल के लिए बच निकले। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार हमारे साथ शरद बने रहेंगे, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उस फेयरमाउंट होटल की। अपने आप में ही एक किले की तरह ये होटल है, करीबी का है, दोस्त का है ये वैभव गहलोत के, और वहीं पर विधायकों को रखा गया। संबित पात्रा जी, आपसे अपने विधायकों को बचाते फिरना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को। अभी भी इनकम टैक्स की रेड वहां पर सुबह से चल रही है। आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? और आप ही बता दीजिए कि अगले 3 साल सुरक्षित रहेंगे या सेंधमारी की आपकी कोशिशें जारी रहेंगी? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं बता दूं, ये जो फेयर माउंट होटल आप दिखा रहे हैं उसमें जो विधायकों की संख्या बताई जा रही है वो फेयर काउंट नहीं है। फेयर काउंट हम भी सूत्रों के माध्यम से जान पा रहे हैं और कई राजस्थानी चैनल भी दिखा रहे हैं कि 84 ही एमएलए उस फेयर माउंट होटल के अंदर, जो फेयर काउंट है वो 84 का है, संख्या नहीं है वहां पर। अगर संख्या होती तो गवर्नर के पास जाते, इसीलिए गवर्नर के पास नहीं गए हैं, रिसोर्ट में गए हुए हैं। और जहां तक रेड का सवाल है, ये फेयर माउंट होटल किसी नेता का नहीं है, वो कोई आरके शर्मा है उनका है। मॉरिशस से कितने हजार करोड़ का घपला हुआ था, इसको लेकर साल भर से अधिक समय से ईडी की जांच चल रही है। ये कोई नई बात नहीं है कि आज उनके ऊपर रेड हो गया और आज उस पर जांच शुरू हो गया। ये बहुत पुराना केस है, ये कोई भी जाके देख सकता है। अब विषय पे आते हैं। आज मैंने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। सुरजेवाला जी ने कहा बर्तन है, घर में बर्तन है, बर्तन बजते हैं। अंजना जी, मैं सवाल पूछता हूं, अगर बर्तन है, बर्तन बज रहे हैं तो बर्तन वाले से पूछना चाहिए क्यों बज रहे हैं। ये हमसे क्यों पूछा जा रहा है बर्तन क्यों बज रहे हैं? मैं बताता हूं, बर्तन तभी बजते हैं जब बर्तन खाली होते हैं। भरे हुए बर्तन कभी नहीं बजते हैं। और हाँ, बर्तन खाली है, बड़ा वाला बर्तन तो पूरा खाली है, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं उनमें भी नेतृत्व नहीं है, उनमें भी दिशा नहीं है, उनमें भी मार्गदर्शन नहीं है, उनमें भी विचारधारा नहीं है, तो बजेंगे नहीं तो ये बर्तन क्या करेंगे आप बताइए? बड़ा वाला बर्तन खाली है, पूरा खाली है। और दूसरा, सुरजेवाला जी ने कहा कि परिवार की समस्या है, परिवार सुलटा लेगी, परिवार के अंदर होता है ऐसा। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अंजना जी, अगर परिवार की समस्या है, परिवार सुलटा लेगी, तो ये बीजेपी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? परिवारवादियों से पूछा जाए कि परिवार की समस्या है, कैसे सुलटाई जाएगी, अभी तक सुलटाई क्यों नहीं गई थी? और अंत में रिसोर्ट के बारे में 10 सेकंड कह के अपने वाणी को विराम दूंगा। अंजना जी देखिए, मैं आपको इतनी 1 घंटे की डिबेट होगी, बहुत फेमस डिबेट है, पूरा विश्व में देखा जाता है, मगर मैं 20 सेकंड में बता देता हूं कि कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि जब तक जिस व्यक्ति को रिसोर्ट में रहना चाहिए, जिसका उत्पन्न रिसोर्ट के लिए हुआ है, वो नेता बन के बैठा हुआ है, तब तक बाकी लोग रिसोर्ट में रहेंगे। जिस दिन जिसका जन्म रिसोर्ट के लिए हुआ है वो रिसोर्ट में आ जाएगा, बाकी नेता बाहर आ जाएंगे। आप देखिएगा यही होने वाला है भविष्य में। चलिए ठीक है। पवन खेड़ा जी, वो कह रहे हैं लड़ाई आपके घर की, हर बात पर आप उनका गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और साथ ही क्या अब राजस्थान में सचिन पायलट, जो कि अध्यक्ष के रूप में जीत का श्रेय उनको मिलना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, क्या वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए डिस्पेंसेबल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी छोड़ देने के लायक हो गए हैं? क्योंकि वो अड़े हुए हैं, लेकिन वो यहां है, वहां सरकार आपकी सुरक्षित है। आपका दावा? अंजना जी, संगठन 2 तरह के होते हैं। एक, जिनको सुबह शाखा में डंडा मार के सीधा कर रखा जाए। दूसरा, एक जीवंत संगठन जो
आंदोलन के जरिए जिसका जन्म हुआ हो। जीवंत संगठन में उथल पुथल होती है, हरकत मृत प्राय व्यक्ति में तो होगी नहीं, हरकत तो वही होगी जहां जान होगी, जहां जीवन होगा। संबित पात्रा जी को यह बात समझ में नहीं आएगी, शाखा वालों को, जहां हर शाखा पे जो भी बैठे रहते हैं उनको कैसे समझ में आएगा जीवंत संगठन क्या होता है। यह कांग्रेस में ही संभव है कि हमारी ये बात, आपस में मतभेद की बात भी बाहर खुलकर हो रही है, सार्वजनिक हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र का सही मायने यही होता है। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं होता कि 5 साल में किसी ने बस वोट दे दिया और वो बेचारा घर जाकर बैठ जाए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं आपस में किसी को कुछ नहीं मालूम। ये इनके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ डंडा राज नहीं चलता, हमारे यहाँ शाखा राज नहीं चलता। हमारे यहाँ जो चलता है सार्वजनिक है। अंजना ओम कश्यप जी को भी उसकी जानकारी होगी, पवन खेड़ा को भी होगी और संबित स्वराज जी को भी, सबको इसके बारे में जानकारी होगी। अब ये कहते हैं बर्तन बज रहे हैं, आपके खाली बर्तन। देखिए, काला धन जिसके पास ज्यादा होगा उसके बर्तन भरे रहेंगे, भरिए आप अपने बर्तन। सबको दिख रहा है कितने आपने 7 स्टार होटल की तरह अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं पूरे देश में, कोई बात नहीं, आपके बर्तन भरे हैं, भगवान आप पर मेहरबान है, चलने दीजिए। जिस दिन वक्त आपका पलटेगा फिर देखेंगे आपके बर्तनों में क्या है क्या नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए आप। हम हमारे घर की सफाई करते हैं, अच्छी तरह वार्निश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना सामान थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया और चोर आ जाएं, फिर आप कहें कि चोर पर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं। चोरी करने आया है तो आरोप तो लगेगा ना कि आप अपना काम करिए, सरकार चलाइए, कोरोना हो रहा है, चीन घुस रहा है, वहां आप ध्यान दीजिए। आपको कौन चोरी कर रहा है? में भी राज्यसभा सीट एक्स्ट्रा लेने के लिए कौन चोरी कर रहा है ऐसा? अरे चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं, स्टूडियो में ये बैठे हैं ना। किससे बात कर रहे हैं? ये पैसा दे रहे हैं विधायकों को या सचिन पायलट को? अरे प्रयास तो सब करेंगे, सफल नहीं होंगे वो अलग बात है। इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रयास किया, सफल हो गए। सचिन पायलट को भी नाराज इन्होंने ही कर दिया। लड़ना था अंजना जी, तभी मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा रहे थे। तो इनकी प्राथमिकताएं ये हैं कि किसी का घर ठीक होने के लिए वो सामान बाहर रखे तो उसका सामान चुरा के भाग जाओ, ये इनकी मानसिकता है। तो जो जैसी मानसिकता रखता है वो उस मानसिकता का हम क्या कर सकते हैं, करने दीजिए। हम अपना कैसे रक्षा करनी है अपने सामान की, ठीक है। मेरे दूसरे सवाल का आपने अभी जवाब नहीं दिया। लेंगे। क्या सचिन पायलट अब आप लोगों के लिए डिस्पेंसिबल हो गए? अंजना जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूरी मेहनत उन्होंने की। राजस्थान में हम चुनाव जब जीते उससे पहले आप आई थी राजस्थान, मेरी मुझे अच्छी तरह याद है, हमने कई बार चर्चा भी की थी, बड़ी अच्छी मेहनत की। हमारे लिए इस तरह नहीं होता कि अडवाणी जी डिस्पेंसिबल हो गए, मुरली मनोहर जी डिस्पेंसिबल हो गए, जिन्होंने इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 2 से 120 पे ले गए, उन सबको घर बैठा दिया और सिर्फ एक बंगला देने में खुश हो गए। आपको बंगला दे रखा है, वहीं चुप रहो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कोई डिस्पेंसिबल नहीं है शब्द, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारे यहाँ हर वर्कर, हर लीडर, उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है, और वो कांग्रेस की पहचान ही उन्हीं लोगों से है। तो हम उनको डिस्पेंसिबल कह दें, ये मानसिकता हमारी नहीं हो सकती। ये मानसिकता मृत संगठनों की होती है, जिनमें जान नहीं होती, पवन जी का शासन चलता है, सिर्फ वहां ये फेयर होकर बात करनी चाहिए। सचिन पायलट के ग्रीवेंस में एक ईमानदारी थी। अगर एक उप मुख्यमंत्री को 124 से 120 बी के तहत एसओजी नोटिस भेज दे तो वो क्या समझे, जबकि गृह मंत्री अशोक गहलोत है, पहले से डिफरेंसेस है। क्या आरोप उन पर लगाने की कोशिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो इतने नाराज हुए? उनका कहना था यहाँ पर बैठे रहे लेकिन शीर्ष नेतृत्व उनसे नहीं मिल रहा था। और ये जो आपने अलग होने की बात की है, इसमें एक दिलचस्प तस्वीर जो हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, कई ऐसे नेता हैं जो पहले भी छोड़कर गए हैं गुस्से में। ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए। एनसीपी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई शरद पवार ने, ऐसे ही ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई, ऐसे जगन मोहन रेड्डी को आप देखिए, ये सब सफलता के शीर्ष पर पहुंचे। इसलिए अगर स्थानीय नेतृत्व कोई है जिसके पास एक ईमानदार शिकायत है, उसकी क्यों अनदेखी इतने दिनों तक हुई कि जब तक वो अड़ नहीं गए आप लोग एक्शन में नहीं आए? अंजना जी, आ रही हो संबित जी, एक छोटा से जवाब के बाद। हर राज्य में कांग्रेस के पास नेतृत्व क्षमता वाले लोग एक से अधिक हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसमें मैं इसको संबित जी की तरह दुर्भाग्य नहीं मानूंगा, मोदी जी तो उसको दुर्भाग्य मान लेते हैं। देखा था हमने कि कैसे गुजरात के बाकी नेताओं का काम तमाम हो गया था। हमारे यहाँ इस तरह की मानसिकता हम नहीं रखते। सबका स्थान है, सबका महत्व है, सबकी उपयोगिता है। और कई बार ये होता है कि एक दो से भी ज्यादा 3 ऐसे काबिल व्यक्ति होते हैं जो शीर्ष स्तर पे पहुंच सके एक राज्य में, वो होता है।
मतभेद भी जायज है, होते हैं, कई लोगों के मन में मतभेद होते हैं। मतभेद को दूर करने की एक प्रक्रिया होती है। अब वो प्रक्रिया हर पार्टी की अपनी होती है। मैं संबित जी की पार्टी की प्रक्रिया पे नहीं टिप्पणी करूंगा। हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, हमारे ऑब्जर्वर गए हुए हैं, बात कर रहे हैं, हर विधायक से बात हो रही है। पहली बार नहीं, कई बार हो, पिछले हफ्ते भी हुई थी जब राज्यसभा इलेक्शन में इन लोगों ने, संबित जी ने प्रयास किए थे कुछ ऊंच नीच करने के, तब भी ये किया गया था। ऐसा नहीं है। तो जिसके जैसे मतभेद हैं उनको दूर करने की प्रक्रिया बिल्कुल निरंतर एक प्रक्रिया है, वो चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा बात बची है। सिर्फ इतनी बात है कि संबित जी को बड़ा सूट करता है कि अब उन्हें हेडलाइन मैनेजमेंट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। न चीन पर फोकस होगा, न कोविड पर होगा, चलो थोड़े दिन राजस्थान की बात कर लें। लेकिन संबित जी आपकी अच्छा, खुशी आप सिर्फ ये एक चाह और रहे दिन हैं की पवन है। जी, एक सेकंड सर, फिर यही देखिए, पिछली बार भी आपसे बेवजह की बहस हुई थी। जिस दिन आपके विधायक दल की बैठक हो, विधायकों को बुलाकर, एक सेकंड सर, व्हिप जारी करके उन्हें इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश हो कि हमारी सरकार सुरक्षित है, उस दिन आप चाहते हैं कि हम ब्लैकआउट कर दें, राजस्थान की खबर ना दिखाएं। तो इसको हेडलाइन मैनेजमेंट का नाम क्यों दे रहे हैं आप पर मत लीजिए, आपकी बात ही नहीं हो रही। इसको हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों कह रहे हैं आप सर? थोड़े करती हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट जो करते हैं वो समझ गए हैं, आप मत अपने ऊपर लीजिए। नहीं, अपने ऊपर या किसी के ऊपर बात नहीं है। नहीं, आप अपने पर तो लीजिए ही मत ना। मेरे को बात स्टेट ऑफ डिनायल में नहीं रहना चाहिए। एक संबित बार और पात्रा समझा देता हूं। संबित पात्रा जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संबित पात्रा जी, सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग सचिन पायलट से संपर्क में हैं? देखिए, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी के अध्यक्ष और जो पार्टी की पार्लियामेंट्री पर उम्मीद तो लगाए बैठे हैं ना सर कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएं राजस्थान कोई के। बात नहीं, अगर बात होगी तो देखिए, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, सब आपके सामने ही होगा। जो भी होगा, हम तो चाहते हैं कि कैमरे के सामने ही लोकतंत्र चले, हम छुपेंगे नहीं। मगर मैं आपको उत्तर देता हूं, बहुत समय तक मैंने अपने भाई पवन खेरा जी को सुना है, बार बार इन्होंने शाखा 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 कहा, तो शाखा से मुझे याद आ गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप सोचिए जरा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, यही देख रहे हैं। ये गुलिस्ता, अंजाम गुलिस्ता, जिसको कभी गुलिस्ता ये कहते थे, और पिक्चर बाकी है, आज आपका शीर्षक है। पिक्चर बाकी नहीं है अंजना जी, पिक्चर खत्म हो चुका है, और पिक्चर का नाम था कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान। कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान, यह पिक्चर का नाम था। पिक्चर समाप्त हो चुका है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमारी घर में सफाई चल रही थी, मतलब आपका घर गंदा था। ये तो आप पहली बार किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी का माना है कि हमारा घर गंदा था, घर की सफाई चल रही थी और घर के सारे सामानों को बाहर रखा था तो चोर आ गए हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं, डाकुओं के घर में कोई डाका नहीं डालता है। और बताइए, ये बोल रहे सारा सामान बाहर रखा था, ये एमएलए और ये सब कुछ सामान है, ये सामान लाके इन्होंने सड़कों पे रखा था सजा सजा के। मतलब आप सफाई कौन कर रहा है? जो गंदगी है वो तीनों सफाई कर रहे हैं, जिनको लेकर सारी लड़ाई हो रही है वो तीनों सफाई कर रहे हैं, बाकी सब सामान को लाके अपनी सड़क पे रखा है और बाकी लोग उसे लूट ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको अभी, इन्होंने हेडलाइन मैनेजमेंट भी कहा है, इसको मैं अंत करूंगा। मैं सुबह भी समझा रहा था अंजना जी, क्योंकि इन्होंने हेडलाइन और टीवी को आक्रमण किया है, मैं समझाता हूं। देखिए, आप समझिए, आपका एक प्रतिद्वंदी चैनल है, उस प्रतिद्वंदी चैनल की टीआरपी खराब हो गई है। क्यों टीआरपी खराब हो गई है? उसकी टीआरपी इसलिए खराब हो गई क्योंकि इनका एडिटर इन चीफ निकम्मा है, क्योंकि उनके पास एंकर नहीं है जो नॉन परफॉर्मिंग एंकर है, क्योंकि उनका इनपुट नहीं है, उनका आउटपुट जीरो है, तो टीआरपी आ नहीं रहा है। ये आपका दायित्व है क्या? ये आज तक का दायित्व है क्या कि दूसरा चैनल जिसका टीआरपी जीरो हो रहा है उसकी टीआरपी को आप बढ़ाएंगे? आपका काम नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार उनकी टीआरपी जीरो हो रही है। कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान, इस पिक्चर का टीआरपी जीरो हो रही है। यह हमारा दायित्व नहीं है, मोदी जी का, अमित शाह का, जगत प्रकाश नड्डा जी का यह दायित्व नहीं है कि उसको वो बाबू सक्कत बनाए, उसको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में कन्वर्ट करिए। हमारा काम नहीं है। एक वाक्य कह के अंत करता हूं। मुझे वो गाइड पिक्चर याद आ गया, वाहिदा रहमान और देवानंद जी का, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधू पायल, आज फिर जीने की तमन्ना है। देखिए, अंत में अंजना जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वो आंचल भी उन्हीं का है, वो कांटा भी उन्हीं का है, खींचने की प्रक्रिया भी उनकी है, वो पैर भी उनके हैं। कोई उसमें पायल बांध के जीने की तमन्ना के साथ उड़ना चाहता है, नाचना चाहता है। हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हम तो दर्शक दीघा में बैठ के कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान पिक्चर देख रहे हैं।
ठीक है, संजय निरुपम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनसे एक दो सवाल कर लेते हैं। संजय निरुपम जी, आपने भी एक वक्त पर नाराजगी जाहिर की थी। आपका यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपका यह भी आरोप है कि जो राहुल जी के करीबी हैं उनको साइडलाइन कर रही है पार्टी। क्या परेशानी है? क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा लगातार हो रहा है और सचिन पायलट की अनदेखी पार्टी ने की इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए अंजना जी, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। मोटा मोटी तौर पर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच जो एक विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान में चुनी हुई सरकार खतरे में आती हुई दिख रही है, उस संदर्भ में मैंने सुबह अपनी बात रखी थी, जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी का जो नेतृत्व है उसको इस बात के लिए एकदम सावधान रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अगर राज्यों में किसी इस प्रकार के कहीं कोई मतभेद होते हैं और अगर कोई नेता, कोई भी आपका कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी अगर किसी बात को लेकर के नाराज होता है तो निश्चित तौर पर उसको समझाने बुझाने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता और कोई एक व्यक्ति पार्टी छोड़कर चला जाए तो पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन ये सोच या अप्रोच या एटीट्यूड गलत है। अगर यूं ही हम सोचते रहे कि इसको जाने दीजिए, जा जाएगा जाने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक दिन पता चला कोई नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया है संगठन को कि राज्यों में जहां जहां इस प्रकार की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का आकलन करिए, उसका अंदाजा लीजिए और उन परिस्थितियों से निपटते हुए कैसे एक स्मूथली संगठन चले और सरकार चले, इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। राजस्थान की सरकार रहती है या जाती है ये मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तस्वीर अंदर की आई है, जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। ये विधायक अंदर बैठे हुए हैं, वहां की तस्वीर आई है। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, जल्दी से ये तस्वीर जरा दिखा दीजिए। होटल के अंदर विधायक, चाय नाश्ते का दौर चल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि कोरोना पूरी तरह से इस देश से जा चुका है। खैर, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन उसको जरा दरकिनार करके अगर इन तस्वीरों को देखें तो फिलहाल विधायकों को 5 स्टार होटल में या फिर ये जो भी है फेयरमाउंट होटल 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, इनको वहां पे सुरक्षित रखा जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में मेरा अगला सवाल आपसे ये है संजय निरुपम जी कि इससे पहले भी आपने कई बार कहा है, राजस्थान के संदर्भ में भी आपने कहा है कि अलग अलग गुटबाजी होती है। कौन करता है ये गुटबाजी? कौन फैसला लेगा कि अगर आज सचिन पायलट दिल्ली आए हैं अपनी शिकायतों को लेकर तो जाकर तुरंत बातचीत होनी चाहिए? कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, हर किसी ने ट्वीट करके कहा कि कब जागेंगे हम, जब सारे घोड़े निकल जाएंगे। अब कौन गुटबाजी करता है, ये एक बहुत ही एक बड़ा एक सिंपल किस्म का एक आपका क्वेश्चन है और इसका इतना आसान जवाब भी नहीं है। देखिए, हर संगठन में अलग अलग ग्रुप काम करते हैं। अगर मैं ये कहूं और इसको कोई सीधे रिजेक्ट कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें इस प्रकार के अलग अलग संगठन काम, अलग अलग गुट काम करते हैं और उनके बीच एक टकराव होता है, मतभेद होता है। उन मतभेदों को दूर करने की प्रक्रिया ही राजनीतिक प्रक्रिया है। उन मतभेदों को दूर करके संगठन को स्मूथली चलाना और जन सेवा में उसको अच्छे ढंग से झोंक करके जो आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको कामयाबी से कर सके, ये जो एक अचीव करने वाली बात है, वही एक राजनीतिक प्रक्रिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पे पिछले कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से कह लें, ये सारी प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अब राज्यों में क्या हो रहा है, जैसे एक उदाहरण देता हूं सिद्धू जी का। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत कामयाब मुख्यमंत्री हैं, हम सब उनका आदर करते हैं और आदर करना चाहिए। उनने सरकार भी बना के दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सिद्धू घर पे बैठे। कहीं ना कहीं हम सबकी जवाबदारी बनती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिद्धू जी से क्या राहुल ब्रिगेड को साइडलाइन किया जाता है संजय जी? क्योंकि ये सभी लोग, चाहे वो सिद्धू हो, आप हो, हम चेहरे भी दिखा रहे हैं, उन सबको साइडलाइन किया गया जो राहुल जी के करीबी थे। अब मैं इस पर एक बहुत पहले कह चुका हूं कि दिल्ली में जो एक ग्रुप है, जो वो सीनियर नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, ठीक है, उनका भी एक अपना योगदान है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनको एक सोचना पड़ेगा कि जो दूसरा जनरेशन है ना, उसको भी एक स्पेस देना है। हर आदमी राजनीति में अपने स्पेस की तलाश में, और इसमें कुछ गलत नहीं है। राजनीति में आकर के अगर कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है और उसके माध्यम से राजनीति करना चाहता है, तो ये कोई पाप नहीं है। और ऐसे में जब वो स्पेस से ढूंढने का संघर्ष करता है तो उसके संघर्ष को पूरी तरह से कुचल देना, ये गलत है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी प्रक्रिया हुई है जिसमें उस संघर्ष को या उस अपेक्षा को पूरी तरह से नकार देना, उसको नष्ट कर देना, ऐसा प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर पार्टी के बड़े नेताओं को इसके लिए आत्मावलोकन करना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं करेंगे
तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टियां सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नेता होते हैं, उन्होंने दूसरे जनरेशन को तैयार नहीं होने दिया, दूसरे जनरेशन को कभी प्रमोट नहीं किया। तो अब जब दूसरे जनरेशन को आप दबाएंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो आप तो आज राज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद पार्टी नहीं बचेगी। इसलिए मैंने कहा सरकारें आती जाती रहती है, सरकार बच जाएगी नहीं बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को बचाना बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं उस दिशा में हम सही डायरेक्शन से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय निरुपम जी जो बातें बोल रहे हैं, क्या उसके लिए जगह है उसे समझने के लिए? पवन खेरा जी, आपकी पार्टी में देखिए, हमारी पार्टी में ये हरेन पांड्या मॉडल नहीं चलता कि बोलना अलाउड नहीं है। हटा ही दिया, दुनिया से हटा दिए गए। हमारे यहाँ सब बोल सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं। इनके यहाँ से कितने लोग गए, हम उस पर बारे में चर्चा भी नहीं करें। सिद्धू जी भी इन्हीं के यहाँ से तो आए हमारे पास। कितने लोग, गोविंदाचार्य जी कहाँ हैं आज, संजय भाई जोशी, अच्छे व्यक्ति हैं, सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं। नरेंद्र भाई मोदी को पसंद नहीं आए तो देखिए उनके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे गए, कहां बैठा दिया उनको। अब उनके घर पे कौन आ रहा है जा रहा है, संबित जी कभी समझ जाइएगा, क्योंकि उन पर पूरी नजर रखी जाती है। कौन उनके यहाँ जाता है बीजेपी का कार्यकर्ता, फिर उस कार्यकर्ता की छुट्टी हो जाती है। तो संबित जी, आप हमारे मित्र हैं, संजय जोशी जी क्या मत जाइएगा, बड़ा ध्यान रखिएगा, आपको सलाह दे रहा हूं। अब पिक्चरें देखकर ये जो यहाँ आकर हमें पिक्चरों की कहानियां सुनाते हैं, अब समझ में आता है सरकार कैसे चल रही है। कभी गाइड पिक्चर ले आएंगे, कभी कोई पिक्चर ले आएंगे, और जिसकी आदत ही गंदगी में रहने की हो जाए वो सफाई का अर्थ नहीं समझेगा। तो संबित जी, अगर घर में कैसे लीपापोती करनी चाहिए, वार्निश करनी चाहिए, सफेदी करनी चाहिए, वो आप इसका महत्व नहीं समझेंगे। मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि आप समझेंगे। लेकिन हमें हमारी पार्टी का लोकतंत्र अच्छा लगता है, हमें हरेन पांड्या मॉडल नहीं चाहिए। हम आपसे ये नहीं सीखेंगे, माफ कीजिएगा, और कुछ सीख लें। आपसे हम ये नहीं सीखेंगे कि जो विरोधी है उसका काम तमाम कर दो। ये बातें मोदी जी को अच्छी लगती होंगी, शाह और शहनशाह के मॉडल को अच्छी लगा, हमें नहीं समझ में आती है बात। ठीक है ना, हम ये करेंगे। यहाँ संजय निरुपम जी को उतना ही अधिकार है। संजय निरुपम जी ने एक बात कही, आपने मुझसे प्रश्न पूछा अंजना जी, 2009 का कैबिनेट अंजना जी आपने तो कवर किया था, कितने युवा चेहरे थे उसमें? क्या राहुल गांधी थे? नहीं थे। मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सचिन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक से एक नाम चेहरे एक कैबिनेट में दिखाई दिए। तो कोई ये कह दे कि यहाँ नौजवानों को मौका नहीं मिलता, मैं उस बात से असहमत हूं और बड़ा सार्वजनिक तौर पे असहमत होता हूं। यही एक पार्टी है जहां मनीष तिवारी भी थे उस कैबिनेट में, मुझे जहां तक याद आता है। नौजवान लोगों को जितना मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और एक बड़ा अच्छा सामंजस्य था 2004 से लेकर और 14 तक की, अगर आप सरकार ने, बहुत अच्छा सामंजस्य था, उम्र का भी, अनुभव का भी और नौजवान शक्ति का भी। वो सामंजस्य सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने इस देश में करके, और बड़ा अच्छी तरह से वो मॉडल बड़ा अच्छा चला था। बहुत अच्छा, आपकी हर बात का जवाब दिया उन्होंने। ठीक है जी। देखिए अंजना जी, बुरा मत मानिए तो एक बात कहूंगा, आप देश की एक जानी मानी पत्रकार है, आज मगर आपसे एक गलती हो गई है। आपको आज संबित पात्रा वर्सेस पवन खेरा का डिबेट नहीं कराना था, आपको संजय निरुपम वर्सेस पवन खेरा का फेस ऑफ कराना था। क्योंकि देखिए, ये तो जवाब संजय निरुपम जी का दे रहे हैं पवन खेरा जी। संजय निरुपम जी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं पवन खेरा की बातों का कि नहीं, हमारे पास युवा नेता नहीं है, भविष्य का नेता नहीं है। तो संबित पात्रा को आज आप घर पे ही बैठने देते और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज दीर्घा में बैठ के इनके डिबेट को देखते तो ये अच्छा रहता, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। सर आराम से, सर मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, अब मैं आराम से बोल लूं। सर आराम से, आराम से बोलते हैं, आराम से बोलते हैं सर, जरूर मिलेगा। कोई बात, अंजना जी मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि मैं शांति से बोल लूं, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। इस प्रकार से जब आप पूरी करने फिर आप जवाब दीजिएगा देंगे बीच में, मैं आऊंगी, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अरे चिल्लाने की तो बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप चाय पीने आ जाइएगा, आपका खाना खिला के भेजेंगे, चिंता मत करिए। आपको मैं वेलकम करता हूँ चाय पीने के लिए, मगर अभी सुन लीजिए, अभी चिल्लाइए संजय जी जवाब दे लें, फिर जवाब दीजिए। अंजना जी मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता, कैसे जवाब दूं? आप बीच में इंटरप्ट करने दे रही हैं, मैं तो इनके बीच में नहीं बोलता हूं, तो कैसे जवाब दूं? कैसे जवाब दूं जब ये बीच में नॉनस्टॉप बोलते रहेंगे? आप थोड़ी देर हटा दीजिए इनको, ऐसे थोड़ी होता है। तो बोलिए कैसे बात कर रहे हैं एंकर से? पवन जी प्लीज, आप कितने तमीज से अंजना जी से बात कर चुके हैं, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं तमीज से ही बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। अंजना जी एक बहुत बड़ी आपत्ति के साथ में इस डिबेट में, हाँ, इन्होंने हरेन पंड्या के बारे में बात की, जिसके विषय में कोर्ट तक में भी फैसला हो चुका है। देखिए आज एक सवाल बहुत लोगों के मन में है, कांग्रेसियों के मन में है, कि माधवराव सिंधिया और राजेश गहलोत को किसने मारा, किस कारण से मारा, एक्सीडेंट में वो कैसे गए, ये प्रश्न बहुत कांग्रेसियों के मन में है।
या आपने जो इशारा किया है ना अभी हमारे बीजेपी की तरफ, मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, आप जानते हैं किसने मारा है और इन दोनों को कौन मारा है? मैं कुछ एलिज नहीं कर रहा हूं, मगर देखिए जिनके घर में कातिल बैठे हो ना, वो कत्ल के बारे में शेरो शायरी ना करे तो अच्छा है। इसलिए पवन जी बोलने से पहले 1000 बार सोच लीजिए कातिल कौन है और किन का कत्ल आप लोगों ने किया है और किन कारणों से किया है। और आज भी वही कत्ल कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी फीका ना पड़ जाए। यंग टैलेंट के सामने राहुल गांधी, जो बड़ा वाला बर्तन है ना, जो बर्तन खाली है और जिसके कारण से सारे बर्तन बज रहे हैं, वो बड़ा वाला बर्तन फीका ना पड़ जाए, इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है। आज भी कत्ल हो रहा है। आज टैलेंट का कत्ल हो रहा था, पहले किसी और प्रकार का कत्ल हुआ था। तो दो अलग अलग थ्योरी है संबित जी, आपकी बात और संजय जी की बात तो मेल नहीं खाती। संजय निरुपम का मानना है कि जो ओल्ड गार्ड है पार्टी के अंदर वो युवा गार्ड को, एक सेकंड और बोलना चाहूंगा, एक सेकंड, युवा गार्ड को मौका नहीं दे रहा है। आपका कहना है कि राहुल गांधी को सुरक्षित रखने के लिए जो जनाधार वाले युवा नेता है उनको पार्टी दरकिनार कर रही है। इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं, लेकिन फिर देखिए मैं आपने मेरे से पूछा नहीं जी, संबित जी पूरा कर रहे हैं इस पर। ये काउंटर क्वेश्चन संबित पात्रा से था मेरा। संजय निरुपम तो कह रहे कि ओल्ड गार्ड हावी हो रहा है। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए संजय निरुपम जी भी और मेरे भाई पवन खेरा जी भी सत्य को जानते हैं। देखिए दो गुट है आज कांग्रेस पार्टी में, सोनिया गुट जिसको ओल्ड गार्ड कहा जाता है और राहुल गुट। अशोक गहलोत किस गुट के व्यक्ति हैं? वो सोनिया गुट के व्यक्ति हैं। सचिन पायलट किस गुट के व्यक्ति हैं? वो राहुल गुट के व्यक्ति है। ये लड़ाई किसके बीच में हो रही है? ये ओल्ड गार्ड वर्सेस राहुल गार्ड के बीच में हो रही है। आपको क्या लगता है? ये बातें पता नहीं, सबको पता है। जो पत्रकार बैठे हैं, जो पत्रकार वहां खड़े हैं और दिन रात कवर कर रहे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, और जनता, सभी को यह पता है सच्चाई कि कांग्रेस के अंदर सोनिया गुट और राहुल गुट एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी संबित जी अभी आप ही ने कहा, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन में पॉइंट आउट कर रही हूं। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि जो युवा नेता हैं वो ज्यादा बड़े हों तो उनकी जगह चली जाएगी। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगर वो राहुल गांधी के गुट के हैं तब राहुल गांधी क्यों उनके खिलाफ सोचेंगे? नहीं गुट, देखिए राहुल गांधी के गुट के तो उनके पास उपाय नहीं है ना। गुट में तो या तो इस गुट में या तो उस गुट में रहना ही पड़ेगा। किंतु परिवार, ये परिवारवादियों की पार्टी है। परिवार कभी भी नहीं चाहेगा, उस समय भी नहीं चाहता था कि माधवराव सिंधिया बढ़ जाएं, उस समय भी नहीं चाहते थे कि राजेश गहलोत बढ़ जाए, क्योंकि उनमें पीएम कैंडिडेट के एस्पिरेशंस थे। और आज भी वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट बढ़ जाए, पहले नहीं चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़ जाए, क्योंकि ये जो यंगस्टर्स हैं जिनमें भविष्य का पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर एक क्लाउड बनाए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से चद्दर ढक देगा। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ समझ रहे हैं। इन्होंने बार बार मुझसे, पवन खेरा ने कहा हमारे घर में वार्निश हो रहा है, वार्निश हो रहा है। आप समझेंगे नहीं वार्निश हो रहा है। वार्निश नहीं हो रहा है, फिनिश हो गया है। फिनिश, वो फिनिश हो गया है। उसको कितना भी वार्निश करने से वो चमकने वाला नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। ये वार्निश करके चलाना बंद करिए। ये सवाल आगे लिए चलते हैं। कुछ देर पहले आलोक मेहता जी भी हमारे शो पर थे आज तक में। एक सेकंड पवन खेरा जी, सवाल सुनिए। उनका कहना था कि अशोक गहलोत भी जमीनी नेता है। 3 बार मुख्यमंत्री वहां पर रहे, कई बार सांसद रहे, विधायक अनेकों बार रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता है। एक जनाधार है उनका। सचिन पायलट भी युवा नेता है, 6 साल अध्यक्ष रहे, कई बार विधायक रहे और सांसद वो भी रह चुके हैं। वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। परेशानी सारी 10 जनपद में है। शीर्ष नेतृत्व को ज्यादा उसके फैसलों में वो भरोसा नहीं सबका होता है, जिसकी वजह से ये जो सामंजस्य की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये उन्होंने कहा। क्या इसमें दम नहीं है पवन खेरा जी? किसने कहा? सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनी। आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। नहीं, पहली बात तो आपने जो पॉइंट आउट किया कॉन्ट्रडिक्शन, वो तो है ही। जितने भी एक पॉलिटिकल पंडित आकर इस तरह की बातें करते हैं, सीधी सीधी बात उनसे पूछिएगा कि जिस कैबिनेट में 12 नौजवानों को मौका दिया हो और उसमें राहुल गांधी शामिल ना हो, तो राहुल गांधी को इन नौजवानों से खतरा अब नजर आ रहा है। उनको कैबिनेट में मौका देने वाले कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। तो वही कांग्रेस पार्टी अब इनसे घबरा जाएगी? कोई बात किसी को हजम होगी? 12 से भी ज्यादा, 16 नाम तो मैं अभी गिना सकता हूं आपको, नौजवान लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट में जगह दी और राहुल गांधी उस कैबिनेट में नहीं थे। तो अगर उनसे खतरा होता तो राहुल गांधी भी कैबिनेट में होते या ये लोग भी नहीं होते। तो ये बात किसी को हजम नहीं होगी। सिर्फ संबित पात्रा जी की जो शाखा स्कूल है ना, वहीं समझ में आती होगी ये बातें। हर शाखा में उल्लू बैठा हो तो यही बातें होंगी, तो छोड़िए यही बातें। अब
आलोक मेहता जी अगर कह रहे हैं 10 अरे संबित जी, वो मेरे पूरा ही करने शेर में को आऊंगा। आप रिपीट कर रहे हैं, बताइए। अंजना जी आपने मेरा संबित जी, वो पूरा चलिए, करने में चलिए, आऊंगा। बीच में नहीं, तो अब इनका भी कम आप जब बीच में बोलते हैं तो बहुत बढ़िया, हम बीच में थोड़ा सा बोले तो आपको मिर्ची लगे। संबित जी, मैंने फिर हाँ, आवाज हाँ, नीची कर दी थी। मेरे ही डायलॉग मेरे पे नहीं आओ। ठीक है संबित जी, प्लीज प्लीज, मैं आऊंगी आपके अरे पास, वो भैया, पूरा करते उल्लू ही मैं एक आपसे ही जवाब है, दूंगा। अंजना जी, उल्लू मत अंजना बोलो जी, बार-बार। ठीक है। अगर उल्लू एक ही है, राजस्थान एक ही है उल्लू, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में कहीं कांग्रेस जीत जाती है तो आप कहेंगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिताया, अशोक गहलोत जी ने और सचिन पायलट जी ने जिताया, कमलनाथ जी ने और सिंधिया जी ने जिताया। वहां कहीं थोड़ी मुसीबत आ जाती तो राहुल गांधी की वजह से मुसीबत आ गई, 10 जनपद की वजह से मुसीबत आ गई। भाई एक तो बहस का एक तरीका होता है ना, ये कैसे हो गया कि जीतने के वक्त तो लोकल लीडरशिप की वजह से जीते और जरा सी कोई संकट आया तो वो केंद्रीय नेतृत्व की वजह से आया? ऐसा तो नहीं हो सकता। आर्गुमेंट तो लॉजिकल होनी चाहिए। वो संबित जी को नहीं समझ में आएगा, जैसा कि मैंने कहा शाखा के उल्लू को नहीं समझ में आता। हर शाखा पे जहां उल्लू बैठा उनको मैं क्या समझाऊं, लेकिन आपको समझ में पवन जी ये रोज वाली जो है ना तू मैं और इधर उधर की बात में बहस अटक जाएगी। पवन खेड़ा जी मुद्दे पर आते हैं। हमारा सहयोगी ग्राउंड से बता रहा है, एक सेकंड सर, क्वेश्चन सुनिए। हमारा सहयोगी ग्राउंड से बता रहा है कि अभी भी संकट टला नहीं है। 2 वजह है उसके ये कहने का। अगर विधायक आपके पास पूरे हैं तो फिर विधायकों को रिसोर्ट ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? वो अपने घर जा सकते थे। अगर आपके पास तमाम विधायकों का समर्थन है तो फिर सीधा दावा, और आपको मतलब ये अभी भी बचाते फिरने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, वो हम अपने विधायकों को बचाएं या मणिपुर में भाजपा अपने विधायकों को बचाए या कर्नाटका में भाजपा अपने विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाए, ये इसमें हम भी बुरा नहीं मानते। भाई ले जाना चाहिए इनको। जब केंद्रीय सरकार आज ईडी इनकम टैक्स की रेड के वक्त सेंट्रल फोर्सेस को साथ में भेज रही है उन होटलों में जहां हमारे विधायक हैं, तो आप सोचिए कि कहां तक ये लोग गिर सकते हैं। हमें अपनों से खतरा कभी नहीं रहा, ना अभी है ना कल है। एक बार भी सचिन पायलट जी ने नहीं कहा कि वो बीजेपी से संपर्क में है या लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं, 25 से 30 विधायक उनके साथ हैं, ये दावा वो कर रहे हैं। बात है वो हो रही है बिल्कुल, और सार्वजनिक स्तर पे हो रही है। ठीक है, छिपाकर भी बात नहीं कर रहे। ठीक है संबित जी, जल्दी से छोटा सा जवाब, ब्रेक का टाइम हो रहा है। गुजरात में किया, कर्नाटका में किया, अब मैं बता दूं, अब तो इन्होंने कहा कि बीच में नहीं बोलना है। पवन जी वक्त की कमी है, ब्रेक के लिए जाना है। जल्दी से संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी खुद ही पवन जी कह रहे हैं ये हमारे घर का अंदर का विषय है, हमारे पास संख्या है, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। तो ये सारा कुछ हमारे ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? ये हम पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? घर के अंदर अगर फुटवल हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार हमें क्या? और आपको याद दिला दूं अंजना जी, 2018 में जब ये सरकार बनी थी, याद करिए, उस समय भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के खेमे आपस में लड़ रहे थे। उस समय भी सड़क बंदी हो रही थी, उस समय भी पत्थरबाजी चल रही थी गहलोत गुट और सचिन पायलट के गुट के बीच में। जब आपने बबूल का पेड़ बोया है तो अभी आम कैसे खा सकते हैं? ये तो पूरा बबूल आपने बोया हुआ है। बबूल बोए आप और उत्तर दे हम, ये कैसे होगा? मगर याद रखिए, बड़ा वाला बर्तन खाली है तभी बर्तन बज रहे हैं। बड़ा वाला बर्तन खाली है, पूरा खाली है। बड़ा वाला बर्तन भरा नहीं हुआ है, इसीलिए आवाज हो रही है। जनता भी भर भी नहीं सकता है। ये बबूल तो जनता को समझ में आ गया कि 2014 में बोया था, उम्मीद थी। अरे जनता सब जानती है भैया, आप भी जानते हैं। जनता तो छोड़िए, आप भी जानते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। आप भी जानते हैं कि क्यों हो रहा है। क्या अभी भी गहलोत सरकार के ऊपर से खतरा खत्म नहीं हुआ है? हम आपको दिखा रहे हैं फेयरमाउंट होटल की वो तस्वीरें जहां पर अभी भी किले की तरह सभी विधायकों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ आपको दिखाते हैं अंदर की भी तस्वीर, विधायक कैसे अंदर बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता चल रहा है। आखिर कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से अभी भी अशोक गहलोत विधायकों को सुरक्षित रख रहे हैं पुलिस की निगरानी में अपने करीबी के होटल फेयरमाउंट होटल में? नजर इस खबर पर आज तक की लगातार बनी हुई है, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।